हम स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर एंजाइम्स के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन करने के बाद हम आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि एंजाइम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले याद रखिएगा, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। याद रखिएगा, सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। अगर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते तो ज़िंदगी या लाइफ पॉसिबल नहीं होती। दिस इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस को जो कैरी कर रहे हैं, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। जब भी स्टूडेंट्स एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस है। विदाउट एंजाइम्स सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। अगर याद रखिएगा, ये एंजाइम्स न हो तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा या अपना काम करना छोड़ देगा। लाइफ क्या है बच्चे, इसमें कोऑर्डिनेशन होती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। सम रिएक्शंस रिजल्ट्स इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें कोई चीज़ें बन रही हैं, कोई लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, और किसी में क्या होता है, क्लीवेज होती है, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कुछ ब्रेक होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं। यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी, कहीं एटीपी के फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है तो कहीं रिलीज़ होती है। और ये सारे रिएक्शंस वेरी स्लो होते हैं एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब टेम्परेचर लो हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो ये रिएक्शन स्लो होते हैं। और ऐसी कंडीशंस में लिविंग सेल्स को लाइफ प्रोसेस को कैरी करना मुश्किल होता है। फिर इसलिए जो लिविंग रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड होते हैं बहुत तेज़ी के साथ। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स ही हैं जो किसी भी रिएक्शन को लिविंग सेल्स के अंदर स्पीड अप करते हैं। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को। इन कहते हैं इनसाइड जाइम कहते हैं ईस्ट को। ये ईस्ट के अंदर पहली बार देखे गए थे। और द टर्म एंजाइम पहली बार जिस साइंटिस्ट ने बताया वो फ्रेडरिक विल्हेम कोल्म थे। क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक विल्हेम कोहन, जो 1878 में यीस्ट के अंदर या ख़मीर के अंदर इन्होंने देखा था। कुछ एंजाइम्स उनका नाम रख दिया। उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया? उन्होंने कहा एंजाइम्स में भी डिफ़ाइंड एज वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक सब कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम, यानी एक जानदार के अंदर, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने वाले सब्सटेंसेस एंजाइम्स होते हैं। उन्होंने ये कहा था। ये थोड़ी हिस्ट्री भी हो गई। फिर फ्यू इयर्स एगो फिर क्या हुआ, एंजाइम्स का जब नेचर देखा तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं नेचर में। फिर 1980s में थॉमस और सिडनी एल्टमैन ने डिस्कवर किया कुछ मॉलिक्यूल जिन्हें हम राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहते हैं। ये भी एंजाइम्स का काम करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। आरएनए के अंदर जो राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनको राइबोजाइम कहते हैं, जो कैटेलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल की, उसको यूज़ करेंगे। और क्या करते हैं, जनरली एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं नेचर में। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एंजाइम्स के अंदर क्या खुसूसियात हैं। जैसे कि हमने बताया कि एंजाइम्स किसी ख़ास टेम्परेचर पे, या जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर में सही काम करते हैं, वरना वो डीनेचर कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं। बायो कैटलिस्ट इसलिए कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, एनाबॉलिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई चीज़ बनती है, जैसे ग्लूकोज बन रहा है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। फिर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना, ये क्या है, कैटाबॉलिक है। तो ये जो बायो कैटलिस्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये एंजाइम्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या सेल में ये सिंथेसाइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसीलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहा। और अगर इनकी बात करें तो ये प्रोटीन होते हैं नेचर में, आइदर कंसिस्ट ऑफ
अच्छा, मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटेशियस इन नेचर। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, स्फेरिकल होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल हमेशा उन प्रोटीन्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। आइदर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन अमाइलेस और पेप्सिन। ये दो, एमाइलेस एक एंजाइम है, पेप्सिन एक प्रोटीन है। मे कंटेन अलॉन्ग विथ अ प्रोटीन। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये इसकी तीसरी खुसूसियत दे क्या है, एंजाइम्स एक्ट विथ इन सेल वेयर दे प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एंडो एंजाइम। यानी जिस सेल के अंदर ये पाए जाते हैं वो एंडो एंजाइम कहलाते हैं। अगर ये एंजाइम्स में आउटसाइड ऑफ द सेल पाए जाए ये एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। और ये ख़ास किस्म का नेचर होता है और ख़ास किस्म, जैसे प्रोटीएजेस ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं, इनका फंक्शन भी ख़ास है। क्या है, ये प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह दूसरे एंजाइम्स है जो स्पेसिफिक नेचर में स्पेसिफिक हैं, जैसे लाइपेजेस हैं, और लाइपेजेस का फंक्शन क्या है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना। तो ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक इन नेचर और फंक्शन समझा दिया। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन की जगह जहाँ पे एंजाइम आके अटैच होता है इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, यानी दे आर मच ग्रेटर इन साइज़, यानी ये सबस्ट्रेट की निस्बत ये साइज़ में बड़े होते हैं, एंजाइम्स ग्रेटर होते हैं। सबस्ट्रेट वो जगह होती है जहाँ पे वो आके अटैच होगा एक्टिव साइट पे, तो ये सबस्ट्रेट से बड़े होते। दे हैव पर्टिकुलर साइट्स टू रिएक्ट, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। ये एक एंजाइम है स्टूडेंट, एंजाइम के यहाँ ये जो जहाँ पे आके एक सबस्ट्रेट आके अटैच होता है इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। तो पर्टिकुलर यहाँ साइट्स होती हैं जहाँ सबस्ट्रेट रिएक्ट, इनको एक्टिव साइट कहते हैं। जैसे ये ऊपर से एक सबस्ट्रेट आया और यहाँ पे आके मिला, ये साइट एक्टिव साइट कहलाएगी। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आइंस कॉल्ड एक्टिवेटर्स। और इनको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए कुछ आइंस या साल्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे उन्हें एक्टिवेटर, जैसे मैंगनीज है और क्लोरीन, ये कुछ आइंस हैं जो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, एंजाइम्स में पाए जाते हैं। और इनकी खुसूसियात याद रखें, एंजाइम कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोई भी जो फंक्शन हो रहा था उसको रोकते हैं, जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन, यानी एक ख़ास पीएच और ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। ख़ास एंजाइम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए सबस्ट्रेट की, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए, कम हो जाए तो ये काम नहीं करते, इस वजह से इनको इनहिबिटर्स कहा जाता है। इनहिबिटर्स वो एंजाइम्स जो अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं। दे आर सेंसिटिव, दे वर्क एट स्पेसिफिक। ये 7.8 हमारे ब्लड का पीएच होता है, अगर ये 7.8 पीएच होगा तो ये काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करते। तो आपको पता होगा पीएच क्या होता है, 1 से 7 तक एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल है और 7 से 14 तक बेसिक होता है। तो ये पीएच का स्केल हमने बता दिया आपको। तो ये पीएच सेंसिटिव हैं, एक ख़ास पीएच पे काम करेंगे 7.8 पे। दे रिमेन केमिकली, और ख़ास बात इनकी क्या है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और ये इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुतासिर नहीं होते, इनके ना शेप पे फ़र्क आता है ना किसी और चीज़ पे। तो ये इनकी ख़ास बातें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको एक तो एंजाइम्स के बारे में बताया और हमने कहा मुख्तलिफ़ सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ एंजाइम्स की वजह से होती हैं, और हमने क्या कहा कि एंजाइम्स को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने बताया 1878 में विलियम कोन ने बताया, और उन्होंने डेफिनेशन भी बताई कि एंजाइम क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सिस्टम में होता है उसको कैरी करते हैं। फिर 1980 में थॉमस और सिडनी एल्टमैन ने कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स देखे, उनके अंदर एंजाइम्स, उनको राइबोजाइम्स का नाम दिया। फिर ये हमने इसके कोई 9-10 के करीब प्रॉपर्टीज़ बताई। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी।